नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र देखेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 हुआ, उसमें किसकी प्राथमिकता दी गई? तो कृषि की प्राथमिकता दी गई। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच किसकी प्राथमिकता दी गई? तो उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच किसकी प्राथमिकता दी गई? तो कृषि की प्राथमिकता दी गई। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच किसकी प्राथमिकता दी गई? तो न्याय के साथ गरीबी और विकास का हटाया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 89 के बीच किसकी प्राथमिकता दी गई? तो गरीबी और आत्मनिर्भरता का हटाया। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 जो है, उसमें किसकी प्राथमिकता दी गई? तो पांचवी योजनाओं के रूप में वही जोड़ दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1985 से 90 के बीच क्या प्राथमिकता दी गई? तो फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच क्या प्राथमिकता दी गई? तो रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2 तक क्या दिया गया? तो 7% की विकास दर दिया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच किसकी प्राथमिकता दी गई? तो स्वरोजगार और संसाधनों और विकास की। 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं 2007 से 12 में क्या प्राथमिकता दी गई? तो व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में क्या दिया गया प्राथमिकता? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का विकास का सुधार। अब आगे पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस। प्रश्न है कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 16 दिसंबर को मनाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 27 मई को मनाता है। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 17 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 फरवरी को मनाता है। कब मनाता है? 4 फरवरी को मनाता है। वर्मा म्यांमार। अगला प्रश्न है कि मैक्सिको अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 16 दिसंबर को मनाता है। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाता है। अगला प्रश्न है कि केन्या अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो केन्या 12 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है कि वियतनाम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 2 सितंबर को मनाता है वियतनाम। अगला प्रश्न है कि फिलीपींस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है फिलीपींस। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 16 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 16 सितंबर को मनाता है।
अगला प्रश्न है कि मलेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो मलेशिया 31 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 16 दिसंबर को मनाता है। अगला प्रश्न है कि सूडान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 1 जनवरी को मनाता है। अगला प्रश्न है कि सोमालिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 1 जुलाई को मनाता है। कि भारत के विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल। प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि लाल किला कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर गया कहाँ है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न है कि मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा जो है कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि आगरा का किला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि पुराने गोवा के चर्च कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। अगला प्रश्न है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि पट्टदकल स्मारक समूह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि हम्पी स्मारक समूह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अब साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। को वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब हम साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो विस्थापन कहेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो दूरी और विस्थापन असत्य है। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण है उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक
मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे धनात्मक लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर गति को मापता है। अगला प्रश्न है कि औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या है? तो इकाई के बराबर या बड़ा है। अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाला एक पहिया पर बिंदु ए को जमीन के संपर्क में है। जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा? तो r√π²+4। अब भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो 7500 किमी है। कितनी है? 7500 किमी है। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,590 वर्ग किमी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के मध्य समय का अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां है। कौन है? 7वां बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या के बराबर भारत में है? तो 2%। अगला प्रश्न है कि भारत के नौकाग्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 14,500 किमी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, सुंदरवन क्षेत्र सभी हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने परिस्थितिक तप स्थल हॉटस्पॉट मौजूद है? तो 4 है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है? तो श्रीनगर में नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारत गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है कि किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे गुणक के अंतराल पर होता है? तो आधा घंटा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो 4 गुना है। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना किमी लगभग है? तो 2900। अगला प्रश्न है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किमी में लगभग कितना है? तो 3200। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय भारतीय मानक मध्याह्न रेखा पर आधारित है जो कि इलाहाबाद से गुजरता है। अगला प्रश्न है कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग कौन है? तो प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीप है। कौन सा है? प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय है।
अगला प्रश्न है कि भारत की भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से कयाल क्या है? तो अनूप झील है। क्या है? अनूप झील है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो मैंगोफेरा इंडिका आम है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के विकसित अथवा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल कौन सा है जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है कि सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह कौन सी नदी है जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है? वो है सरस्वती। कौन है? सरस्वती है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो रूपक नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की? तो राजाराम प्रथम ने। किसने? राजाराम प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था कांसगंज के पटियाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किस चित्रकार को दी थी? तो अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को दी थी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भू राजस्व का। किसका? भू राजस्व का। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिको बगान मालिकों को अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण जो लिखा वो दीनबंधु मित्रा ने लिखा। किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा ने लिखा। अगला प्रश्न है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सत्यापन किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष। किसने किया? अरविंद घोष ने किया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो वर्धा बैठक में किया था। कहाँ किया था? वर्धा बैठक में किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन की विफलता के बाद CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी 1930 बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो लखनऊ 1916 में। अगला प्रश्न है कि 17 फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी है। कहाँ है? नैरोबी है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम एशिया आर्थिक उद्योग का मुख्यालय कहाँ है? तो बगदाद है। कहाँ है? बगदाद। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन जो ओपेक है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस लियोन्स में है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। अगला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न है कि गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लक्जमबर्ग है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने है। कहाँ है? लुसाने है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। भारतीय राज्य का नाम एवं स्थापना वर्ष। प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो वर्ष जो हुआ 20 फरवरी 1987 को हुआ। अगला प्रश्न है कि असम का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा की स्थापना कब हुआ? तो उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई। अगला प्रश्न है कि केरल की स्थापना कब हुई? तो केरल का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई।
अगला प्रश्न है कि गुजरात की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 को हुई। अगला प्रश्न है कि गोवा की स्थापना कब हुई, गोवा राज्य की? तो 30 मई 1987 को हुई। अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को हुई। अगला है कि जम्मू और कश्मीर की कब स्थापना हुई? तो 9 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को हुई। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 को हुई। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को हुई। अगला प्रश्न है कि नागालैंड की कब स्थापना हुई? तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। अगला प्रश्न है कि पंजाब की स्थापना कब हुई? तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। उनकी पुस्तकें। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रश खान थे। कौन थे? रश खान थे। अगला प्रश्न है कि मृच कटिकम का कौन राइटर थे, लेखक थे? तो शूद्रक थे। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के कौन लेखक थे, कामसूत्र किताब का? तो वात्स्यायन थे। अगला प्रश्न है कि दाय भाग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जिमुतवाहन थे। अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो प्लिनी थे। कौन थे? प्लिनी थे। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्रम किसका था? तो दंडी का। दंडी लेखक थे। अगला प्रश्न है कि अवंती सुंदरी किताब जो है किनका लिखा हुआ था? तो दंडी का। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र कौन लिखे? तो अश्वघोष लिखे। बुद्ध चरित्र किताब का जो लेखक थे वो अश्वघोष जी थे। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी के राइटर कौन थे, लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कि अमर कोश के लेखक कौन थे? तो अमर कोश के लेखक थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह थे। अगला प्रश्न है कि शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी थे। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के लेखक कौन थे? तो सूरदास। कौन थे? सूरदास थे। अगला प्रश्न है कि सूरसागर के लेखक कौन थे? तो सूरदास थे। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम। कौन थे? गुलबदन बेगम थे। अगला प्रश्न है कि नीति शतक के लेखक कौन थे? तो भर्तृहरि थे। कौन थे? भर्तृहरि थे। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार शतक के राइटर कौन थे? तो श्रृंगार शतक के राइटर कौन थे? तो भर्तृहरि थे। अगला प्रश्न है कि वैरण्य शतक के लेखक कौन थे? तो भर्तृहरि थे। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन थे? तो पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता को किसने लिखा? तो वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। महाभारत को किसने लिखा? तो वेद व्यास ही ने लिखा। अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा किसने लिखा? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा। किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने लिखा। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी किसने लिखा? तो कल्हड़ ने लिखा। किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम किसने लिखा? तो कालिदास लिखा। किसने लिखा?
कालिदास लिखा। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसने लिखा? तो कालिदास लिखा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास लिखा। किसने लिखा? कालिदास लिखा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव सिंह ने लिखा। किसने लिखा? जयदेव सिंह ने लिखा। अगला प्रश्न है कि मालती माधव किसने लिखा? तो भवभूति ने लिखा। किसने लिखा? भवभूति ने लिखा। अगला प्रश्न है कि उत्तराम चरित्र कौन लिखा? तो भवभूति लिखा। कौन लिखा? भवभूति लिखा। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। कौन लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल लिखा। अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल लिखा। बीजक किसने लिखा? तो कबीर दास। रामायणी किसने लिखा? तो कबीर दास जी लिखे। शब्द किसने लिखा? तो कबीर दास लिखे।